हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेज। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1। तो जितने भी फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जेक्टिव होंगे मैं आपको सारे कराऊंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अलावा पहले से एस्टिमेशन, जिसे आप लोग QSV के नाम से भी जानते हैं, और CMAED कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इनके ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी करा रहे हैं। इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के हिमांशु से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो लोग भी बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल लिखा आता है, उस ऑल को ज़रूर दबा दें, अदरवाइज़ आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। देखिए, कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है रॉट आयरन या पिटवा लोहा में। इसमें 0.15% के आसपास कार्बन का परसेंटेज होता है। बाकी कास्ट आयरन में 2 से 4% होता है, माइल्ड स्टील में भी कम ही होता है। तो इसका क्या काम है कि देखिए, अगर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आपका जो आयरन है वो ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, वो भंगुर हो जाएगा। और अगर कार्बन की परसेंटेज कम होगी तो वो डक्टाइल रह जाएगा, ठीक है, उसको आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं पीट के। इसी कारण से इसे पिटवा लोहा कहा गया। तो इसीलिए कार्बन की परसेंटेज न्यूनतम किस में होगी, जिसको पीट के उसकी शेप चेंज कर सके। तो रॉट आयरन इसका सही आंसर है। आगे मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और कर दूंगा कि किस किस में कितनी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदु इस्पात का प्रति घन मीटर वजन क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मृदु इस्पात का प्रति घन मीटर वजन 7850 किलोग्राम होता है। ठीक है, मृदु इस्पात का प्रति घन मीटर वजन 7850 किलोग्राम। ठीक, अगला क्वेश्चन, गतिशील भार के परिमाण को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि के संदर्भ समय अवधि क्या है। देखिए, गतिशील भार क्या होते हैं, सारे लाइव लोड्स जो होते हैं ना, वो गतिशील भार के अंडर में आते हैं। ठीक, तो लाइव लोड्स के अंडर में क्या आते हैं, जो एक डिज़ाइन पीरियड होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, डिज़ाइन पीरियड के अंदर वो कितने लाइव लोड्स बियर करेगा। जैसे मान लीजिए एक रेलवे का ब्रिज है, ठीक, तो रेलवे के ब्रिज के अंदर आप देखेंगे ट्रेन्स आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पूरे जीवन काल भर यही होगा। ठीक है, तो वो जो लाइव लोड्स का आना जाना, उसके कारण जो उस पर इम्पैक्ट लोडिंग होगी, स्ट्रेसेस बढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग कितनी अवधि को डिज़ाइन करते हैं, या हमारे कोड ने कितनी अवधि बोल रखी है लाइव लोड्स के अंडर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर कितने साल के लिए उपयोग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 50 वर्ष। ठीक है, लाइव लोड्स के अंडर में ध्यान रखिए, कभी भी आइस लोड या फिर जो स्नो लोड होता है बर्फ़ का, वो नहीं आता। ठीक है, किसी भी प्रकार का ऐसा डेड लोड नहीं आता, सारे लाइव लोड जो चल भार होते हैं वही आते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होता है 50 साल। आगे चलते हैं। रोल्ड इस्पात आई खंड का उपयोग आमतौर पर बीम के रूप में किया जाता है। देखिए, आई सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन को जिस प्रकार का सेक्शन होता है, आपने जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो भी इस प्रकार का सेक्शन अगर कहीं शॉप पे पड़ा हुआ देखें तो उन्हें लगेगा ये आई सेक्शन है। ठीक है, इस आई सेक्शन को क्यों प्रयोग किया जाता है बीम के रूप में, तो इसको बीम के रूप में प्रयोग करने का पहला कारण न्यूनतम काट फल का अधिकतम जड़ता। ये चीज़ अब हमें ये बताना है कि ये दोनों पॉइंट सही हैं या नहीं। इसके बाद ऑप्शंस 1 2 1 2 इनमें से कोई नहीं ये दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस को पढ़ के पहले एनालाइज कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, फिर उसके आगे बात करते हैं। सबसे पहला दिया है न्यूनतम काट क्षेत्रफल पर अधिकतम जड़ता, बिल्कुल सही बात है। इसका मोमेंट इनर्शिया अधिकतम होता है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है। ठीक, इसके अलावा उच्च पार्श्व स्थिरता बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्श्व स्थिरता क्या होता है, लेटरल स्टेबिलिटी। अगर इस पर कोई लोडिंग एक्सियल लोडिंग के बजाय कोई भी एक्सेंट्रिक लोडिंग आएगी, मतलब उत्केंद्रीय बल आएगा, तो ये ज़्यादा स्थिर है और किसी दूसरे जो स्टील के सेक्शंस होते हैं उनसे। ठीक है, इसकी CG भी एकदम बीच में होती है, क्योंकि ये X एक्सिस और Y एक्सिस पर सिमेट्रिकल होता है आई सेक्शन। ठीक है, तो इस कारण से इस सेक्शन को प्रयोग करते हैं। इसकी पार्श्व स्थिरता भी उच्च होती है और न्यूनतम काट क्षेत्रफल पर अधिकतम जड़ता भी होती है। इस कारण से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर C, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी तन्यता सर्वाधिक है। देखिए, तन्यता सर्वाधिक मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था। डक्टिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कार्बन परसेंटेज पर। ठीक है, अगर कार्बन का परसेंटेज कम होगा तो आपका जो मटेरियल है वो डक्टाइल होगा। कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे आयरन में तो वो ब्रिटल हो जाएगा, यानी कि भंगुर हो जाएगा। ठीक है, वो आसानी से टूट जाएगा, उस पर आप लोड जैसी लगाएंगे या उसको पीटेंगे वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखें तो इसमें रॉट आयरन भी दे रखा है। रॉट आयरन की सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होती है इसमें। पिग आयरन कच्चा लोहा होता है, इसमें नहीं होती। कास्ट आयरन में भी कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका आंसर होगा रॉट आयरन, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो रॉट आयरन इसका सही आंसर है। आगे देख लें। उसी गहराई के लिए सबसे भारी आई सेक्शन होता है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, अगर किसी को ना समझ आ रहा हो तो आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 mm की डेप्थ दे रखी है। ठीक है, अब आपकी डेप्थ कांस्टेंट है सेक्शन की,
तो इस आई सेक्शन के जो टाइप्स हैं, जितने उसके अलग अलग तरह के आई सेक्शन आते हैं, 5 कैटेगरी होती है, उन कैटेगरीज में जितने आई सेक्शन थे उनमें सबसे भारी कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आई सेक्शंस बता दूं किस किस तरह के होते हैं, आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। देखिए आई सेक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले होता है ISJB, ठीक है, इनका नाम है। ISJB का मतलब है भारतीय मानक इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है। सबसे छोटा या सबसे कम वेट का सेक्शन यही होता है, मतलब डेप्थ तो सेम रहेगी बट इसके जो थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लैंज होंगे ये कम होंगे, इस कारण से इसका वजन कम होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है इसके बाद ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है। इसके बाद आता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISMB, ठीक है। 3 होगा ये वजन बढ़ता जा रहा है इनके साथ, मतलब अगर हम किसी स्पेसिफिक डेप्थ की बात करें, डेप्थ कांस्टेंट है, डेप्थ हमने मान लीजिए 100 ले ली थी तो वो डेप्थ कांस्टेंट है, पर इनका वजन बढ़ता जा रहा है। ISMB के बाद आता है ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। वाइड बीम के जो फ्लैंज होते हैं वो थोड़ा चौड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम। इसके बाद आता है इंडियन स्टैंडर्ड IHHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। तो ये पांचवा जो है ये सेम क्रॉस सेक्शन के लिए, सेम डेप्थ के लिए ज़्यादा हैवी होता है, सबसे हैवी ISHB होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ISHB, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर है। अगला देखें, इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है, इसका अर्थ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 चीज़ें आप समझेंगे। देखिए प्रत्यास्थता गुणांक या मोड ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, ये जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर इस्पात का प्रत्यास्थता गुणांक कंक्रीट से अधिक है तो इस लाइन का क्या अर्थ निकलेगा कि इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है, बिल्कुल सही बात है, ये निकलेगा। इस्पात कम प्रत्यास्थ है, गलत है। कंक्रीट अधिक प्रत्यास्थ है, ये भी गलत है। कंक्रीट कम प्रत्यास्थ है, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है सही, ये भी है। देखिए दोनों अगर एक रिस्पेक्ट में बात करें पॉइंट ए और बी की, तो ये अधिक है, ये कम है, मीनिंग तो बात का एक ही निकल रहा है, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने बात की है इस्पात के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप यहाँ देखिए बात इस्पात के रिस्पेक्ट में हुई है, कंक्रीट के रिस्पेक्ट में नहीं हुई है, तो इस कारण से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्पात अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि उसका प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, ठीक। आगे चलते हैं, 2 या अधिक खंडों को आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद कर रहे हों, उन्हें जोड़ने वाली प्लेट को क्या कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक स्टील का सेक्शन है, आई सेक्शन है, कॉलम सेक्शन है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, चैनल सेक्शन सॉरी, और ये एक वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। ये दोनों सेक्शन आपस में जुड़े हैं, अब यहाँ हम वेल्डिंग जॉइंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जॉइंट जोड़ दिया, अब इन दोनों सेक्शंस को आपस में जोड़ने के लिए आपने एक प्लेट का प्रयोग किया, ठीक है। आप लोग भी देखते होंगे स्टील के सेक्शंस आपस में जोड़े जाते हैं तो एक प्लेट लगा दी जाती है बीच में, उन प्लेट से जोड़े जाते हैं, तो उस प्लेट को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग प्लेट, कनेक्शन प्लेट, गसेट प्लेट, कवर प्लेट। देखिए कवर प्लेट तो तब आती है जब बियरिंग कम होती है, तो बियरिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कवर प्लेट लगाते हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। कनेक्टिंग और कनेक्शन प्लेट ऐसी कोई प्लेट होती नहीं है। गजेट प्लेट इसका सही आंसर होता है, इसका आंसर याद कर लीजिए गजेट प्लेट, ठीक है। और मैं एक एडवाइस और करूँगा, आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखते जाइए, वैसे PDF में दे दूंगा बट फिर भी अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको याद जल्दी हो जाएगा कि हमने इसका क्या आंसर लिखा था, ठीक। तो इसको कहते हैं गजेट प्लेट। जब किसी दो सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए जब वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर आते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पर जब आते हैं तो उनको आपस में जोड़ने के लिए जिस प्लेट का यूज़ होता है वो कहलाती है गजेट प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISI के अनुसार बेल्लित धरणखंड को श्रेणीगत किया गया। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था अभी ISHB, ISJB, ISLB, ISWB, ISMB, ठीक है। ये जो 5 मैंने बताई थी बस वही पूछा गया है कि ISI भारतीय मानक संस्थान के अनुसार बेल्लित धरणखंड, धरणखंड का मतलब ही आई सेक्शन होता है, अगर कहीं भी धरणखंड या बीम सेक्शन लिखे तो आप उसको आई सेक्शन ही मानेंगे, ठीक है। तो आई सेक्शन को कितने खंड में श्रेणीगत किया गया है, इसको श्रेणीगत किया गया है 5 सेक्शन में, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी नाम लिख के बताए थे, आप चाहें तो वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। ISJB से स्टार्ट होता है, फिर ISLB आता है, ISMB आता है, ISWB और ISHB, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं सब बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए वीडियो बेवजह लंबा हो जाएगा, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे उस क्वेश्चन को मैंने किसकी बात में कर रहा हूँ। तो भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसकी ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया गया। देखिए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, जो आपके इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जिसका आप यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से कभी भी स्टील का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको ग्रेड की तुलना में अधिक मान हमेशा दिया जाता है, ठीक है। स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कभी भी ग्रेड से नीचे नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इस चीज़ को डिफाइन करती है कि वो मेंबर कैसे बिहेव करेगा, ठीक है।
तो सबसे पहला क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी थी, स्टील का इकाई द्रव्यमान, ठीक है, स्टील का यूनिट वॉल्यूम, प्रत्यास्था गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, पोआसो अनुपात, ये सभी विकल्प सही हैं। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, एज पर गाइडेंस जो हमारे कोड ने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कभी भी ग्रेड की तुलना में अधिक मान हमेशा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सभी विकल्प सही है, मतलब इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ग्रेड की तुलना में हमेशा अधिकतम मान दिया जाएगा। पॉइजन रेशियो क्या होता है मैं बता दूंगा, कुछ लोगों को ना पता हो। पॉइजन क्या होता है, पॉइजन रेशियो का अनुपात होता है, फॉर एग्जांपल ये स्टील का कोई क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो अगर आप इस पर एक डायरेक्शन में बल लगाएंगे और मान लीजिए ये स्टील का सेक्शन यहाँ से खींचना शुरू हुआ, इसकी लंबाई कुछ बढ़नी शुरू हुई, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कुछ बढ़ना शुरू हुआ, लंबाई खींचने लगी, तो क्या होगा, जो चौड़ाई है ये कुछ कम होने लगेगी, ठीक, क्योंकि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको वो कांस्टेंट रखेगा, एरिया नहीं घटने देगा, ठीक है, एरिया सेम रहेगा, तो जिस रेशियो में इसकी लंबाई बढ़ेगी उसी में इसकी चौड़ाई घटेगी, इसी को कहते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है, ये स्ट्रेन के कारण होता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोल्ड स्टील आई बीम्स आर, ठीक है, बेल्लेत आई सेक्शन क्या होते हैं, किस लिए प्रयोग होते हैं, यूज टू रेजिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, यूज एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आई सेक्शन के लिए भी बनता है, यही सेम क्वेश्चन टी सेक्शन के लिए बनता है, टी सेक्शन के लिए आगे आएगा मैं बताऊंगा। देखिए आई सेक्शन के केस में हम क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए होता है, बिल्कुल अगर आप बीम के अंदर आई सेक्शन को लगा रहे हैं, आई सेक्शन को कहते ही बीम सेक्शन है, तो बेंडिंग स्ट्रेस आएंगे ही आएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेस आप कॉलम सेक्शन की तरह भी आई सेक्शन को यूज़ करते हैं, जब इस पर एक्सियल लोडिंग आती है वर्टिकल, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी ये बेयर कर सकता है। इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, बिल्कुल टेंसाइल स्ट्रेस अगर आप इसको तनन बल, जब आप बीम को यूज़ कर रहे हैं तो बीम का जो लोअर सेक्शन है वो टेंसाइल स्ट्रेस में ही होता है, तो उसमें टेंसाइल फोर्सेस भी आएंगे, उनको भी बेयर कर लेगा ये। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन सही होने में सारे ऑप्शन सही होने वाले क्वेश्चंस में इसलिए फ्रेम करता हूँ ताकि आप उस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आप उनको सारे समझ सकें, ठीक। मेरी बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन कोई आए इनमें से और बाकी ना आए, तो जो नहीं आएंगे वो तो आपको पता ही नहीं होंगे, इसीलिए मैंने तीनों आपको बताया कि आपको तीनों पता हो, इनमें से कोई भी एक अगर आ जाए तो आप सही आंसर लगा सकें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन ना भी आए, थोड़ा सा टिपिकली फ्रेम हो जाए, तब भी आप उसको कर सकें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेल्लेत इस्पात टी खंड का उपयोग, ठीक है, इस्पात टी खंड का उपयोग। अब टी सेक्शन क्या होता है, देखिए टी सेक्शन कुछ इस तरीके का सेक्शन होता है, ठीक है। पहली बात बता दूं कि टी सेक्शन एक तो बैलेंस सेक्शन नहीं होता, ठीक है, बैलेंस सेक्शन नहीं होता, अनसिमेट्रिकल सेक्शन होता है, मतलब ये इस एक्सिस पर वाई एक्सिस पर तो सिमेट्रिकल होगा बट एक्स एक्सिस पर सिमेट्रिकल नहीं होता, इसकी सीजी थोड़ा सा ऊपर होती है और इस पर लोडिंग आती है तो एक्सेंट्रिक बिहेव करता है, ठीक है, तो ये बैलेंस सेक्शन नहीं है। पहली चीज़ समझ गए। अब इसके बाद देखें, बेल्लेत इस्पात टी खंड का उपयोग स्तंभ खंड के रूप में होता है, बिल्कुल स्तंभ खंड के रूप में नहीं, स्तंभ खंड के रूप में सी सेक्शन का इसका प्रयोग नहीं होता, चैनल सेक्शन का और आई सेक्शन का प्रयोग होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत है। इस्पात आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ होता है, ये होता है, देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टैंक है मान लीजिए कुछ इस तरीके का, और इस टैंक पर जब कुछ अंदर भरा है तो ये बाहर की तरफ स्ट्रेसेस लगाएगा इन चादरों को मोड़ने की, बाहर की तरफ को फाड़ने की, तो इस पर क्या होगा, आप बाहर से एक फ्लैट वेल्ड कर देंगे और इस फ्लैट पर एक टी सेक्शन लगा देते हैं, ठीक है, तो ये टी सेक्शन एज ए स्टिफनर बिहेव करता है और इसको बाहर की तरफ मुड़ने से रोकता है, इसको चारों तरफ से बांध देते हैं उसी टी सेक्शन से, ठीक है। तो आयताकार टैंक में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर होता है। अक्षीय तनाव को रोकने के लिए बिल्डअप सेक्शन में नहीं जी, अक्षीय तनाव को रोकने के लिए टी सेक्शन का प्रयोग नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं तो अब मतलब ही नहीं, जब दो ऑलरेडी गलत हो गए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात आयताकार टैंक को में प्लेट को जोड़ने के लिए समतल पट्टी के साथ होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इस्पात के अवयव स्टील मेंबर का मुख्य लाभ है, ठीक है, इस्पात के मेंबर्स क्यों यूज़ करते हैं, इनकी उच्च शक्ति, सही बात है, इनकी गैस और जल प्रतिरोधकता, सही बात है, इनका लंबा सेवाकाल, बिल्कुल इनका सर्विस पीरियड बहुत लंबा होता है, तो इसके सभी विकल्प सही हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस्पात में सल्फर का प्रतिशत सीमित है, देखिए इसको याद कर लीजिए, इस्पात में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है, 0.055%, ठीक है, तो इस्पात में सल्फर का प्रतिशत सीमित होता है 0.055% तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, फ्लैंज और वेब के बीच के जोड़ को कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ वेल्डिंग जॉइंट की बात हो रही है, तो फिलेट और लैप में क्या होगा, लैप जॉइंट तो होता है जब हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को चढ़ा देते हैं और यहाँ कॉर्नर्स को वेल्ड या रिवेट जो भी आपको कनेक्शन दिया हो वो कर देते हैं, ठीक है। बट फिलेट वेल्ड क्या होता है, फिलेट वेल्ड में जब कोई सेक्शन किसी से
90 डिग्री पर आके मिलता है, ठीक है। तो इसके जो जोड़ पर वेल्डिंग की जाती है उसको कहते हैं फिलेट वेल्ड, ठीक है। मान लीजिए सेक्शन ऐसे लैब भी हो रहा है, बट लैब में बिल्कुल इस जोड़ पर जो वेल्डिंग की जाती है वो कहलाती है फिलेट वेल्ड, ठीक है। तो फिलेट वेल्ड, और यहाँ है फ्लैंज और वेब के बीच जोड़ के कनेक्शन। तो फ्लैंज और वेब का बीच जोड़ कैसा होगा, आप खुद सोचिए। अगर आई सेक्शन है तो आई सेक्शन का फ्लैंज और वेब कहाँ होगा, ये होगा आई सेक्शन का फ्लैंज, ये होगा वेब, ये होगा फ्लैंज। अब हम अगर बिल्टअप सेक्शन बना रहे हैं तो इस आई सेक्शन के वेब और फ्लैंज को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो हम वेल्डिंग करेंगे कॉर्नर्स पे, इस जगह पे और इस जगह पे, वही तो कहलाएगा। तो ये होगा फिलेट वेल्ड। अभी स्टार्टिंग मैंने बताया फिलेट वेल्ड क्यों होगा, क्योंकि ये सेक्शन यहाँ पर 90 डिग्री पे एक दूसरे को समकोण पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा वो कहलाएगा फिलेट वेल्ड, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलेट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, चैनल सेक्शन में क्या क्या होता है। देखिए चैनल सेक्शन में दो वेब, चैनल सेक्शन पहले मैं दिखा दूं होता क्या है। चैनल सेक्शन कुछ ऐसा होता है, सी शेप का सेक्शन होता है, उसको कहते हैं चैनल सेक्शन, ठीक है। इसमें ऊपर ये दो फ्लैंज होती हैं और बीच में एक ये वेब होती है, ठीक। तो चैनल सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 वेब गलत है, 2 फ्लैंज गलत है, 2 फ्लैंज 2 वेब गलत है, 1 वेब 2 फ्लैंज, ये तीसरा चौथा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 1 वेब और 2 फ्लैंज, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। अ पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्स्ड इन फायर यूज टू कनेक्ट 2 और मोर स्टील मेंबर। देखिए पीस ऑफ राउंड स्टील मतलब क्या, आपने एक सर्कुलर स्टील का सेक्शन लिया टुकड़ा, ठीक है, और उसको आग में गर्म करके तपा लिया, ठीक। उसके बाद उसको यूज़ किया 2 और से ज़्यादा स्टील को आपस में जोड़ने के लिए, उसको क्या कहेंगे, ये नॉर्मल हॉट ड्रिवन रिवेट होता है, ठीक है। गर्म रिवेट जो हम प्रयोग करते हैं ये वही है। तो रिवेट के एक सेक्शन को आपने स्टील के गोले सेक्शन को गर्म किया और गर्म करके एक प्लेट के होल में लगा के उसको ऊपर और नीचे से प्रेस करके उसका हेड बना दिया, उसको कहते हैं रिवेट, ठीक है। तो ये होगा रिवेट इसका आंसर। बोल्ट कभी भी गर्म करके नहीं यूज़ होता, स्क्रू ऐसे नहीं यूज़ होता, और नेल तो सीधे प्रॉपरली उसमें ठोकी जाती है, ठीक है। तो ये बनेगा रिवेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। साइज ऑफ रिवेट इज डिफाइंड बाई। देखिए रिवेट का साइज डिफाइन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपकी रिवेट है, ठीक है। तो रिवेट का साइज़ कैसे डिफाइन होगा, रिवेट का साइज़ कभी भी इसकी लेंथ से डिफाइन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना ही इसके शैंक से डिफाइन होता है। शैंक ये बीच वाला हिस्सा होता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक शैंक होता है, ठीक। और जो ऊपर का हिस्सा होता है ये हेड कहलाता है, ठीक है। तो शैंक और हेड में रिवेट कभी भी इसकी लेंथ से डिफाइन नहीं होता, रिवेट हमेशा डिफाइन होता है अपने डाया से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा, डाया ऑफ शैंक, ऑप्शन नंबर बी, रिवेट इज डिफाइंड बाई डाया ऑफ शैंक। टाइप ऑफ हेड से भी रिवेट डिफाइन नहीं होता। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हॉट ड्रिवन रिवेट्स आर, हॉट ड्रिवन रिवेट्स या गर्म करके लगाए जाने वाले रिवेट्स कैसे काम करते हैं या क्या होते हैं, ठीक है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, पावर ड्रिवन का मतलब होता है कि आप उस रिवेट को किसी मशीन के द्वारा इंसर्ट करें और गर्म करके शॉप में रिवेट करें। शॉप से मतलब यहाँ पर है कि आप एक क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, वर्कशॉप के अंदर उस काम को करें, तो वो पावर ड्रिवन मशीन के द्वारा शॉप के अंदर किया रिवेट को पावर ड्रिवन शॉप रिवेट कहेंगे। हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट मतलब वर्कशॉप के अंदर काम कर रहे हैं परंतु आप हाथ से उस रिवेट को लगा रहे हैं, वो हैंड ड्रिवन रिवेट होगा। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है। ये फील्ड रिवेट, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये जो पावर ड्रिवन है यहाँ पर पावर लिखा है और ये फील्ड नहीं है, ये FIELD वाला फील्ड है, ठीक है, मैदान, साइट। तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट मतलब जो रिवेट आप फील्ड पे लगाते हैं और मशीन के द्वारा लगाते हैं वो होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। तो जो हॉट ड्रिवन रिवेट्स होते हैं वो इन तीनों तरीकों से ही लगाए जाते हैं, हाथ से भी लगाए जाते हैं, पावर से भी लगाए जाते हैं, शॉप में भी लगाए जाते हैं और फील्ड में भी लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, चारों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें। फॉर स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स डाया ऑफ हॉट ड्रिवन रिवेट इज, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क्स के लिए हॉट जो रिवेट्स होते हैं उनका डाया कितने तक लिमिट किया जाता है, ठीक है। 16 mm, 18 mm, 20 से 22 mm, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप डाया ऑल ऑफ द अबव कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर कि आपने उसका डिज़ाइन में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रखना है सिंगल रिवेट का, उससे मल्टीप्लाई करके पता चलता है हमें कितने रिवेट्स टोटल लगाने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिवेट हेड्स आर पैन हेड, स्पैन हेड, फ्लैट हेड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए पहले मैं बता दूं, जो इस टाइप का राउंड हेड होता है ना उसको कहते हैं स्नैप हेड, ठीक है। पैन हेड कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। ये काउंटर संग बना दिया मैंने, यहाँ पे हल्का सा कर्व होता है, तो ये होता है पैन हेड, ठीक है। फ्लैट हेड जो होता है उसका टॉप बिल्कुल फ्लैट होता है रिवेट का और नीचे नॉर्मल शैंक होता है उसमें, ठीक। तो इनमें सबसे कॉमन यूज़ कौन सा होता है, सबसे कॉमन होता है ये वाला, यानी कि स्नैप हेड, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिवेट्स ड्रिवन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कॉल्ड, जो वातावरण के तापमान पे या बिना गर्म किए प्रयोग होता है साधारण भाषा में कहें तो वो कौन से रिवेट होते हैं, वो होते हैं कोल्ड ड्रिवन रिवेट, ठीक है। कोल्ड ड्रिवन रिवेट का मतलब ये समझिएगा ठंडा करके लगा देते हैं उसको, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर ही लगाते हैं उसको कोल्ड ड्रिवन कहते हैं, ठीक है। स्नैप हेड रिवेट ऑल्सो कॉल्ड, स्नैप हेड रिवेट्स को और क्या कहते हैं,
स्नैप हेड रिवेट्स को राउंड हेड, बटन हेड जी दोनों कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, वो ए और बी दोनों सही हैं, बटन हेड भी कहते हैं और राउंड हेड भी कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप फॉर डाया अप टू 25 mm डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज लार्जर बाई। देखिए, जब आपका डाया रिवेट का 25 mm होता है तो जो आपके प्लेट का होल है जिसमें आप रिवेट लगा रहे हैं उसका डाया कुछ बढ़ा के लिया जाता है। ठीक है, उस बढ़ाने का क्या नियम है, d प्लस 1.5 mm। ठीक, यदि आपका रिवेट 25 mm तक है तो आप d प्लस 1.5 mm का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि आपका रिवेट 25 mm से ज़्यादा है तो आप d प्लस 2 mm का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि फॉर डाया ऑफ अप टू 25 mm डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज लार्जर देन बाई, तो यहाँ पर अप टू 25 mm है तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे 1.5 mm, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लास 2 भी डालने वाला हूँ, वो भी जल्दी, उसको आप प्लीज़ ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।